Hello everyone, this is Harish Gangwar and today I have brought a very interesting video, and this video includes a poem of William Wordsworth, that is "The World is Too Much With Us." I welcome you all on my YouTube channel and we move forward toward the video. But before moving forward, this is my request to everyone. Please subscribe my channel, press the bell icon so that you will never miss an update from me. Okay, so let's start. माय डियर फ्रेंड्स, तो ये है हमारी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। इसका तात्पर्य है कि इस दुनिया में वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड उस चीज़ के लिए कहा गया है जैसे काम काज करना, हमारी सारी जो दैनिक गतिविधियां हैं, जो दौड़ भाग है, जो पैसे कमाना है और खर्च करना, ये सारी गतिविधियों को यहाँ पर वर्ल्ड कहा गया है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में इतने सारे कामकाज में हम इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि हद से ज़्यादा अपने आप को ही भूल चुके हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है इनके द्वारा। मैं हूँ हरीश गंगवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब मैं आपको उसका पोएम का स्ट्रक्चर बताता हूँ। मैं बायलिंगुअल होने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हुए हैं, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पोएम का स्ट्रक्चर है पेट्रार्कन सोनेट, यानी इटालियन पोएट जो पेट्रार्क रहे हैं उन्होंने जिस सोनेट को ईजाद किया था, ये वही सोनेट पर बेस्ड है, जिसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट होता है। ऑक्टेव यानी 8 लाइनों की कविता और सेस्टेट यानी 6 लाइनों की। तो 8 और 6 लाइनों की टोटल 14 लाइन्स, और सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। एंड इसका राइमिंग पैटर्न है ए बी 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 ए, जो पहले की यानी कि ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम है। एंड सेस्टेट का राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी सी डी, यानी पहले की 8 लाइनें ए बी बी ए एंड लास्ट की 6 लाइन्स सी डी सी डी सी डी। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। इवन मैं भी स्टार्टिंग में काफ़ी कंफ्यूज रहता था कि आखिरकार ये राइमिंग स्कीम होता क्या है। तो माय फ्रेंड्स, आपके मन में भी ये सवाल है, तो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ एक वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि राइमिंग स्कीम आखिर क्या होती है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो आखिर ये ए बी सी डी जो भी है कैसे निकलता है, ये आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, एंड आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोएम। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स। द वर्ल्ड इज़ टू मच, तो दुनिया यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें दौड़ भाग वाली ज़िंदगी, पैसे कमाना, खर्च करना, लेट एंड सून यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, गेटिंग एंड स्पेंडिंग कमाना है, खर्च करना है, यानी कि इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही दौड़ भाग में गुजरी जा रही कि वो सुबह उठता है, शाम तक कमाता है, एक दिन कमाता है और अगले दिन खर्च करता है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, ऐसा कर कर हमने क्या किया है, अपनी पावर्स को वेस्ट कर दिया, हमने अपनी शक्तियों को नज़रअंदाज कर दिया, उन्हें बर्बाद होने दिया है। कौन सी शक्तियों की बात हो रही है वो हम आगे देखेंगे। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स, यानी कि प्रकृति ने हमें जो भी प्रदान किया है, प्रकृति में जो भी हमारी वस्तुएं हैं जिनको हम निहार सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, हम उनको देखते ही नहीं हैं, बहुत कम हम उन्हें देख पा रहे हैं। We have given our hearts away a sordid boon, हमने अपने दिलों को एक ऐसा वरदान दिया है जो कि सॉर्डिड है, यानी एक घिनौना वरदान हमने अपने आप को प्रदान किया है। घिनौना वरदान कैसे कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक जो भी है वर्क में बिता देते हैं, एक दिन कमाते हैं, अगले दिन खर्च करते हैं, यानी कि मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम घिर चुके हैं। बिल्कुल भौतिकतावादी संसार से आगे हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, और यही हमारे लिए वरदान भी है, लेकिन ये वरदान जो है एक सॉर्डिड बोन है, घिनौना वरदान है। तो यहाँ तक हमारी ये 4 लाइन्स हुई, और 4 लाइन्स में आप राइमिंग स्कीम देखेंगे। देखिए, पहले में सून है और लास्ट में बून है, और बीच की 2 लाइन में पावर्स एंड आवर्स। ठीक है, तो यही है राइमिंग स्कीम ए बी बी ए। पहले की लाइन ए और बीच की 2 लाइनें बी एंड बी, एंड लास्ट की फिर से ए, लौट कर वही पहले वाली राइमिंग आ जाती है, इसलिए पैटर्न ए बी बी ए है। नेक्स्ट 4 लाइन्स। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ये समुद्र जो अपनी छाती को चंद्रमा की ओर
चढ़ाया चला जाता है। यानी कि ये जो समुद्र है, समुद्र का पानी चंद्रमा को छूने का प्रयास कर रहा है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, हवाएं जो हर समय गरजती रह रही हैं, चलती रहती हैं। एंड आर अब गेदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, अब ये सारी चीज़ें एक ऐसे इकट्ठी हो गई हैं जैसे कि सोते हुए फूल। यानी कि समुद्र का ऊपर उठना, पानी का उठना गिरना, चंद्रमा की रोशनी में इस तरह की गतिविधियों को देखना और हवाओं के चलते रहना, ये सारी चीज़ें हमें एक सोते हुए फूल के समान दिखाई देती हैं, बड़े सुंदर दिखाई देती हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, तो इसके लिए और हर चीज़ के लिए हम सभी लोग आउट ऑफ ट्यून हो चुके हैं। यानी कि हम लोग इतने प्रकृति से दूर भाग चुके हैं कि हमें समुद्र के ऊपर उठने, हवाओं के चलने, फूलों की सुंदरता को निहारने का समय ही नहीं है हमारे पास। कुछ भी आनंद प्राप्त करने का समय है ही नहीं। हम इतने आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं। इट मूव्स अस नॉट, यानी कि ये सारी चीज़ें हमें मूव करती ही नहीं है, हम पर कोई प्रभाव डालती ही नहीं है, हमें कोई इफ़ेक्ट हो ही नहीं रहा है इन चीज़ों से। फिर पोएट आगे कहते हैं, ग्रेट गॉड I'd rather be a pagan sluggard in a creed out world, so might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn। ये हमारा सस्टेट आ गया है, लास्ट की 6 लाइनें। इसमें आप राइमिंग स्कीम देख सकते हैं कि लास्ट में बी, यानी कि ये तीसरी राइमिंग है, सी एंड आउटवर्ड डी, फिर से ली सी और फॉरलॉर्न डी, सी डी, ये राइमिंग स्कीम है। इट मूव्स और नॉट, यानी कि हम पर कोई चीज़ें ये प्रभाव डालती ही नहीं है। ग्रेट गॉड, हे ईश्वर, I'd rather be a pagan suckered in a creed outward। यहाँ पर कवि जो है इस भौतिकवादी संसार से इतना ज़्यादा विरक्त हो चुका है कि वो कहता है, हाथ जोड़कर वो या जिस स्थिति में भी पूजा करता हो, वो स्थिति में ईश्वर को नमन करते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे काश ऐसा कर देते कि मैं एक पैगन होता, यानी एक मामूली व्यक्ति, एक चरवाहा। सकर्ड इन अ क्रीड आउटवर्ड, सकर्ड यानी पाला पोसा गया, जिसका पालन पोषण हुआ हो एक ऐसे क्रीड में, यानी एक ऐसे जातीय समुदाय में, आउटवर्न हो, जो आउटवर्न यानी कि अब की पीढ़ी में जो मौजूद ही ना हो, जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी। जो जातियाँ क्या करती थी, यानी जो प्रकृति के बहुत नज़दीक रहती थी या कई देवताओं की पूजा किया करती थी। यहाँ पर क्रीड आउटवर्न का ये तात्पर्य है। सो माइट आई, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, have glimpses that would make me less forlorn। So might I, यानी जिससे कि मैं इस सुंदर से प्लेजेंट ली पर खड़ा होकर वो सारे नज़ारे को देख पाऊँ जिससे कि मैं लेस फॉरलॉर्न हो जाऊँ, यानी अपने आप को कम अकेला महसूस करूँ। क्योंकि मैं जब एक मामूली व्यक्ति बन जाऊँगा, प्रकृति में मेरा संपर्क रहेगा, इस हरे भरे सुहावने घास के मैदान पर मैं खड़ा होकर सारे नज़ारों को देख सकता हूँ, और ऐसा करते हुए मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करूँगा। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, जिससे कि मैं समुद्र से उठते हुए प्रोटियस का दृश्य देख सकूँ। यानी कि वो उस धर्म की बात कर रहा है जिसमें प्रोटियस नाम के और ट्राइटन नाम के देवता लोग हैं। तो प्रोटियस यानी जिसका समुद्र से जन्म हुआ, तो कह रहे हैं कि मेरे सामने वो दृश्य प्रकट हो जिससे कि मैं समुद्र को समुद्र से प्रोटियस देवता को निकलते हुए अपनी आंखों के सामने देखूं। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेड हॉर्न, या फिर मैं ओल्ड ट्राइटन यानी बूढ़े ट्राइटन को उसका रेड हॉर्न बजाते हुए सुनूं। रेड हॉर्न यानी कि कॉन्च शैल, और शंख, एक विशेष प्रकार के शंख जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि मैं ओल्ड ट्राइटन को शंख बजाते हुए सुनूं, उसके ध्वनि को सुनूं। यानी कि मैं इस दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाऊं, और ऐसा केवल तभी हो सकता है, वो कह रहे हैं कि मुझे एक मामूली से परिवार में जन्म दे जहां कई देवी देवताओं की पूजा होती है और खुले मैदान में रहने को मिलता है, जहां पर मैं सारे दृश्यों को देख सकूंगा, यहाँ तक कि प्रोटियस को समुद्र से जन्म लेते हुए और ट्राइटन को उसका शंख बजाते हुए भी सुन सकता हूँ। तो ये है हमारी पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। आई होप मैं इस पोएम को आपको समझा पाया,
और ऐसा मुझे आपके कमेंट्स के द्वारा ही पता चलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए कि मेरी पोएम आपको कैसे लगी, यानी कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, और किस पोएम्स की आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, या किसी और ड्रामा या चैप्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम।